अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी। यार आप मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में कामयाबी का एक रास्ता बताया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ लोगो, जब भी बात करते हो तो सीधी किया करो। अगर ये अमल करोगे तो मैं क्या करूंगा, युस्लिह लकुम अमालकुम, मैं तुम्हारे जो काम है वो ठीक कर दूंगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और पिछले गुनाहों को माफ कर दूंगा। अब जब अल्लाह ताला की जात ये कह रही है कि मैं ठीक कर दूंगा, तो दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है जो कहे जी मैं इसको ठीक नहीं होने दूंगा। बड़ी सादा सी बात है कि अगर इस दुनिया का एडमिनिस्ट्रेटर ये फैसला कर ले कि मैंने, देखे ना, हमारी छोटी सी एक ताकत है, एक मुल्क की छोटी सी ताकत है, वो फैसला कर ले कि जनाब हमने फलां बंदे को मिनिस्टर बनाना है, पूरा मुल्क मिलके भी उसको नहीं रोक सकता, जो मर्जी हो जाए। तो जो अल्लाह की जात है, अगर अल्लाह की जात फैसला कर ले कि इसके काम मैंने ठीक करने हैं, तो दुनिया में फिर किसकी ताकत है? इसके में किसी की है ही नहीं ताकत कि ये बात काम कर सकें उसके लिए। तो ये बड़ी सादा सी मिसाल अल्लाह ने हमें दी है कि भाई ये स्विच ऑन करोगे, लाइट चला दूंगा। ये स्विच तुम्हें ऑन करना है, बात सीधी करनी है, लोगों को धोखा नहीं देना। आप देखो मैं तुम्हारे काम की इस्लाह फरमा दूंगा। और ऐसा हमने जिंदगी में बारहा आजमाई हुई चीज है। मुश्किल काम जरूर है, दिल करता है झूठ बोलने को, लेकिन जो है वो एक अच्छी चीज है। मैं मिसाल के तौर के ऊपर आपको बताता हूँ कि मेरी एक ऐसे जॉइंट पार्टनरशिप एक बंदे के साथ थी। किसी और के साथ हम बिजनेस कर रहे थे। उसने मुझे कहा कि आपने अपने पार्टनर को बात नहीं बतानी, बस तेरे साथ मेरी डील हो गई है चुप करके। मैं वो करके आ गया, तो उसमें मेरे पार्टनर को नुकसान भी नहीं था। लेकिन मैंने घर आके सोचा कि यार ये मैंने गलत किया है ना, ये बात मेरे पार्टनर को पता होनी चाहिए। उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, वो मेरी अपनी चीज थी। तो मैंने उसे कहा कि देखो मेरी आदत नहीं है कि मैं इससे कोई चीज छुपाऊं, मैंने इसको बताना ही बताना है। समझ आ गई ना? लेकिन तुमसे वादा कर रहा हूं कि मैं नहीं बताऊंगा, तो लिहाजा मुझे तुमसे परमिशन चाहिए। उसने कहा जी कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लें, क्या फर्क पड़ा। वो बात अल्टीमेटली उसको पता लग ही जानी थी, मेरे पार्टनर को वो बात है पता लग ही जानी थी कि क्या हुआ है, ये डील क्या इमरान ने की। तो क्या हुआ, उसका मेरे ऊपर एतमाद बन गया कि यार हाँ, इमरान ने ये जो डील की है मेरी फेवर के लिए की थी, और वो बात मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला ने इसमें बरकत भी डाल दी, काम भी हमारा सीधा हो गया। वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे के मुझे आज उसकी फ्लाइट, उसने कहा जी मैं जा रहा हूँ, तो ये तुम्हारे पास है सारा कुछ, तुम संभाल लो इसको। तो देखें बात क्या की थी, सीधी बात। तो इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लंट होना चाहिए। मैं किसी से नहीं डरता जी, मैं बात मुंह पे करता हूँ, ये भाई ये बदतमीजी है। उसकी हिकमत भी होनी चाहिए बात करने की, किसी के ऊपर जो है ना ये करनी चाहिए। एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दर्स में थे, तो एक शख्स ने आके कोई बात की, तो उठ के चला गया। तो आपने फरमाया किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि इसका सर कलम कर रहे थे जो उसने हरकत की है। तो साहबा कराम ने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म करते हैं, इशारा करते तो इसकी हम उड़ा देते इसको। कहा कि नबी का ये काम नहीं है कि इशारे करें। समझ आ रही? तो इसलिए जो है ना, कोई ऐसा मसला नहीं जिंदगी में होता, ब्लंट भी नहीं होना चाहिए, और हिकमत के साथ आप काम को लेकर चलना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जो है वो, एक तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी हमारा सितंबर 27 का। रिक्वायरमेंट, टिपिकल रिक्वायरमेंट इनकी होती है सारी की सारी। समाज एसोसिएट का क्वेश्चन कितने स्टूडेंट ने कर लिया था जो मैंने दिया था? अराउंड 50%। बाकी लोगों ने नहीं किया। इस तरह ना करें, ये फायदा कोई नहीं होना आपको, इसका सिर्फ नुकसान ही होना है आपको। ये है जी आपका 17 मार्क्स का टैक्स लाइबिलिटी फॉर सीए। इसको ओवरव्यू ले लेते हैं।
मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए ये काम कर रहा हूँ ताकि हम सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर लें। या आप कह सकते हैं सर को भी आता नहीं इसलिए सर हमें भी नहीं करवाते। साइमा एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एज डिस्ट्रीब्यूटर। सप्लाईज हैं जी हमारे पास, एक, दो और तीन। टिपिकल क्वेश्चन है, ये कर नहीं लिया, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेम वही क्वेश्चन है। परचेजेज टैक्सेबल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, फिक्स एसेट। ये है हमारे, ये दो चीजें हमें इनपुट के लिए हमारी मौजूद है। मैं लिख लेता हूँ 24। जी, और इसमें सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, ये समझे कि मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक बैग है, राइट, और हमने ये देखना होता है कि इस बैग के अंदर हमारे पास चीज जो मौजूद है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये टैक्सेबल गुड्स से क्या मुराद है, कहाँ आती है हमारी नॉर्मली, वर्किंग टू में और फिर क्वेश्चन में चली जाती है। गुड्स इनवाइज्ड एट दिस नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ दिस सोल्ड टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। स्पेशल डिस्काउंट जो है वो 1,25,000 रुपया दे दिया गया। इस बैग में कितने पैसे पड़े हुए हैं, यानी ये जो अमाउंट है वो ये है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन को 3,25,000 है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अमाउंट गलत है, ठीक है, गलत है, कम पड़ी हुई है। तो क्या करेंगे, मजीद ये इस बैग में ऐड कर दें, 1,25,000 मजीद ऐड कर दें ताकि वो अमाउंट ठीक हो जाए। कितना डिस्काउंट होना चाहिए था, एग्जामिनर नहीं बता रहा तो जीरो डिस्काउंट, हम खुद से नहीं करेंगे जी, 10% में ले लेता हूँ। ऑन 1 अगस्त सीए लॉन्च्ड हेलोइन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट किसमें आता है, रिटेल गुड्स है, covered under third schedule. The retail price of the toothpaste is 100 each. However, being the first month launched, it was sold at a discounted price of 70. 4,000 toothpaste were sold in August. देखें, बैग में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो कितने से पड़ी हुई हैं, 70, जो इस बैग में मौजूद है। कितने से मौजूद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 है साइमा एसोसिएट का। 100 से होनी चाहिए। तो मजीद क्या करें, 24 × 4,000 उसमें ऐड कर दें, ठीक है, ताकि बैग सही हो जाए। एक्सपोर्ट इंक्लूड, एक्सपोर्ट में शामिल है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ 500,000 टू अ रिटेलर इन ईपीजी। रिटेलर क्या करता है, क्या रिटेलर ने इसको बना के बेचनी है? तो हमने कहा कि हम अगर किसी मैन्युफैक्चरर को देंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चीजें, उसने बनानी हो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको हम एक्सपोर्ट कहेंगे। ये तो आपने रिटेलर को बेच दी है, तो ये एक्सपोर्ट, ये आपकी जीरो रेटेड गुड्स नहीं है, ये जीरो रेटेड गुड्स। चलें, अब हमारे पास दो बैग्स थे ऊपर जिसने एग्जामिनर ने हमें बताए थे, एक टैक्सेबल गुड्स का था और एक बैग जो था वो हमारा कौन सा था, वो एक्सपोर्ट वाला था, ठीक है। ये चीजें इसकी होनी चाहिए, इसमें पड़ी हुई हैं, तो क्या करेंगे, इसमें से निकाल के इसमें डाल दें। यानी एक्सपोर्ट वो जो आपकी ये है 15 लाख की, इसमें से 5 लाख माइनस करना है और इसमें जाके ऐड कर दें। यानी जो चीज गलत पड़ी है उसको वहां से निकाल के, तो कहाँ कर रहे हैं आप, वर्किंग टू में, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में भी वही अमाउंट आ जाएगी। समझ तो नहीं आ रही? हाँ जी, नहीं बताएं ना बेटा, नहीं समझ आ रही। अगर आपने सवाल ही कोई नहीं किया और आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर तो बात ठीक है, फिर तो मुझे पता है कि आप जो है वो सितंबर की बजाय मार्च में जाना चाह रहे हैं, फिर तो बात ठीक है। भी अगर आप कर रहे हैं और आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही और मुझे कह भी कुछ नहीं रहे, तो ये बात समझ आई मैंने क्या कहा कि नहीं?
क्या समझ आई कि एक चीज गलत जगह पड़ी हुई है, वो एक्सपोर्ट नहीं है, वो जीरो फिफ्थ शेड्यूल की आइटम नहीं है, तो हमने गलती से डाल दी हुई है, उसको सही जगह रखें। Exempt supplies include distribution of free sample of exempt goods among the vendors. Value of such goods amounting to rupees 80,000. एग्जाम्प्ट गुड्स में पड़ी हुई है, क्या करेंगे? एग्जाम्प्ट गुड्स, एग्जाम्प्ट गुड्स में है, गधा गधों में खड़ा है तो खड़ा रहने दे उसे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो। हाँ जी। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड, अब ये हमारा ग्रीन बैग आ गया, ये हमारा ग्रीन बैग आ गया जिसका हमें इनपुट के ऊपर कहता है, उसमें भी कुछ चीजें शामिल हैं। वो कौन सी हैं ये देखिएगा। अब ये इसकी बात कर रहा है, इस बैग को सेट करना है, ये वर्किंग वन की बात कर रहा है। मटेरियल 350, द पेमेंट ऑफ विच वाज मेड बाय डिपॉजिटिंग कैश डायरेक्टली इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। इसके अंदर ये 350 पड़ा हुआ है, क्या ये ठीक है? मोड ऑफ पेमेंट गलत है। आप 50,000 की पेमेंट कैश में कर सकते हैं, इसके बाकी जो है आपने बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करनी, क्या करनी है? तो आप इसमें से, इस बैग में से इसको बाहर निकाल। मटेरियल 8 लाख रुपया अगेंस्ट विच अ डिस्क्रिपेंसी हैज बीन इंडिकेटेड, इसको भी इसमें से निकाल दें। ये आपका हक, हक था, गलत हो गया, हक था वो गलत हो गया। एन अमाउंट 2 million पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, however only 30% of the goods were supplied during August for which sales tax invoice has been issued by the supplier। कहता जी उसने दो 20 लाख का मटेरियल था जिसमें उसके पास इनवाइस अभी कितनी है? 30% की है। तो क्या इनवाइस के बगैर आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं? राइट। तो इसमें कितना मटेरियल पड़ा हुआ है? 100%। तो क्या कर दे इसमें से, इसका 70% आप यहां से लेस कर दें। ये नहीं जाया हो गया, अगले महीने इनवाइस आएगी तो फिर क्लेम कर लीजिएगा। 6 महीने होते हैं ना, आप 6 महीने तक क्या कर सकते हैं, उसका क्लेम कर सकते हैं। On first, CA executed an agreement with M Sons for sale of locally purchased goods worth rupees this। उसने एक एग्रीमेंट किया, लोकली परचेज गुड्स वर्थ रुपीज ये यहाँ इस लाइन को पढ़ के मुझे नहीं समझ आ रही है सेल की बात हो रही है परचेज की बात हो रही है। बस उसने कहा जी परचेज, लोकली परचेज्ड गुड्स है, उसका एग्रीमेंट किया हुआ है। द एग्रीमेंट एम्पावर्स एमएस टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ दीज गुड्स एट एनी टाइम इट लाइक्स। इससे मुझे पता चला कि हम सेलर हैं और ये हमारा बायर है। उसने इसे कहा कि भाई जब दिल चाहो चीजें मेरे पास मौजूद हैं, ले जाना। बताएं क्या हुआ? ये सेल की बात हो रही है, परचेज की बात हो रही है? सेल की। तो क्या ये मेरी इस महीने की सेल बनती है या नहीं बनती? बनती है। गुड्स डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, गुड्स डिलीवर्ड और, तो ये इस महीने की सेल है। क्या ये सेल में अमाउंट पड़ी हुई है? ये बैग से बाहर है, उस बैग में डालना चाहिए, डाल दें। रजिस्टर्ड के बैग में डालें, अनरजिस्टर्ड के? रजिस्टर्ड के। वो कैसे पता चला? सवाल ये है कि ये रजिस्टर्ड के बैग में डालें, अनरजिस्टर्ड के बैग में डालें। ये जो गुड्स हैं लोकली परचेज गुड्स, ये टैक्सेबल हैं या एग्जेम्प्ट हैं, किस बैग में डालूं? शाबाश। कि अगर एग्जाम में पता ना हो तो किसी शख्स को आप खुद से अनरजिस्टर्ड ट्रीट, दूसरा गुड्स पता ना हो तो हमेशा टैक्सेबल ही लेते हैं। तो दो ये अजम्पशन लिखनी नहीं होती पेपर में, ये वाली, ये बाय डिफॉल्ट होती है कि अगर एग्जामिनर नहीं बता रहा तो आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड और टैक्सेबल में, रजिस्टर्ड और वो जो ऊपर 15 मिलियन की अमाउंट है उसमें जाके आपने 225 ये भी डाल देना है, वर्किंग टू में भी और क्वेश्चन में भी। सप्लाईज रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन दिस। सप्लाई रिटर्न हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। क्या करेंगे इसको?
सेल में से, वर्किंग टू में से निकालते हैं जाके। द ऑडिटर हैव प्रपोज्ड अ प्रोविजन अगेंस्ट ऑब्सोलीट एंड एक्सपायर्ड स्टॉक ऑफ दिस। ये कहता है जी, एक स्टॉक ऑब्सोलीट, एक होती है चीज ऑब्सोलीट होना, और एक होती है डिप्रिसिएट होना। डिप्रिसिएशन कहते हैं फिजिकली वो डिप्रिसिएट, वियर एंड टीयर आ रही है। लेकिन जैसे ये स्टाइलस है मेरे हाथ में, इसमें वियर एंड टीयर कोई नहीं है, हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस टेक्नोलॉजी ने आने से इस पेन की अहमियत को खत्म कर दिया। इसको ऑब्सोलेंस कहते हैं। कोई चीज पड़ी पड़ी ऑब्सोलीट हो जाए, सेल्स टैक्स के अंदर ऑब्सोलेंस नहीं मानते। सेल्स टैक्स के अंदर हम ऑब्सोलेंस को नहीं मान, ये इनकम टैक्स, ये उसका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सुनिएगा, एक चीज पड़ी हुई है जैसे है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट, चले अब इसको जरा भूल जाए। मेरे पास कोई चीज ऑब्सलीट पड़ी हुई थी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैंने किसी और महीने में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या होगा? जिस जिस महीने में डिस्ट्रॉय किया है, तो मुझे क्या करना है, उस महीने टैक्स वालों को बुला के बताना कि जी मैं चीज जाया करने लगा, तो उस पर मेरा आउटपुट, और जितना उस गुड्स का मैं इनपुट क्लेम कर चुका हूं, वो उस महीने में माइनस हो जाएगा, इनपुट में से माइनस हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब एक और सिचुएशन बनाते हैं। मैंने वो चीज जाया नहीं की, बल्कि डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच दी, सेल लगा दी। जैसे भी गाड़ियां सस्ती हुई है, 15-20 लाख रुपया, उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम इनको ऐसे ही फेंकें, हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह इनके काफी चीजें पड़ी हुई हैं, इनको डिस्काउंट पे सेल कर देते। अब सवाल है क्या होगा? लॉ कहता है मैं आपको डिस्काउंट अलाउ नहीं करता। अगर तो ये बाकी नॉर्मल प्रैक्टिस है तो फिर ठीक है, लेकिन आपने स्पेशल डिस्काउंट दे दिया तो फिर ये डिस्काउंट मैं अलाउ नहीं करूंगा। क्लियर होगी? ऑब्सलीट आइटम के तीन चीजें बताई, पड़ी हुई है, कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं करना, और अगर आपने फर्ज करें कि इसको आपने एग्जाम्प्ट गुड्स में डाल दिया हुआ है, तो वहां से निकाल दें उसे। सही है? क्लियर होगी? मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द मंथ वाज कमीशनड इनटू ऑपरेशन, वो जो ऊपर मशीन पड़ी हुई है, ये ना भी ऑपरेशन में होती फिर भी आपको इनपुट मिल ही जाना। एक्सेस इनपुट टैक्स ओवर आउटपुट टैक्स इन दिस अमाउंटिंग रुपीज दिस, ये कहाँ जाएगा? ये ब्रॉड फॉरवर्ड है। सही है? तो जरा प्लीज इस क्वेश्चन को करके फिर मुझे दीजिएगा कि सर मुझे इसमें से ये समझ आई और ये समझ नहीं आई। अच्छा जी, कल तक हमने अपनी कुछ चीजें कंप्लीट कर ली थी, किसको रजिस्टर होना है, कब रजिस्टर होना है, ये सारी चीजें हमने। रिकॉर्ड्स, देखिए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब के तौर पे, आई हैव रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड का मतलब होता है वो किताबें, अकाउंट्स वगैरह को रिकॉर्ड्स बोलते हैं। A registered person making taxable supplies shall maintain and keep certain records documents at his registered office। ये आपको बताना पड़ता है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ठीक है? आपको, आपने कहीं पहले लफ्ज पढ़ा इसमें आके? रजिस्ट्रेशन में मैंने पढ़ाया था कि आपको कहाँ रजिस्टर्ड होगा। क्या पढ़ा था, कुछ याद? रजिस्टर्ड ऑफिस है, और जहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मेन एक्टिविटीज कैरिड ऑन हो। ठीक है जी?
तो ये है, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आइटम्स है ना, ये बार बार एग्जाम में आई हुई हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें समझाने वाली चीज नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट। एनटीएन वगैरह ये वो जो है ना, वो आप जरा इसको देख लीजिएगा कि ये चीजें उसको सारा वो उसमें रखना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसको कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, वो है 6 सालों के लिए। 6 सालों के लिए इसलिए है कि पिछले 5 सालों के लिए ऑडिट आपका हो सकता है, इसलिए आपको 6 साल का कहा गया। यानी आज 2024 में, इस साल, अगर किसी कंपनी का ऑडिट करना होगा ना, चेक करना होगा, तो उसका कब तक हो सकता है? 5 साल पीछे चले जाएं, 23, 22, 21, 2019, और इसलिए कहा गया कि आपने उस रिकॉर्ड को कितनी देर मेंटेन करना है? 6 ईयर्स के लिए। रिटर्न, ये रिटर्न बड़ा फेवरेट एरिया रहा एग्जामिनर का। किसको रिटर्न फाइल करनी है? हर रजिस्टर्ड पर्सन को। कब फाइल करनी है? कब फाइल करनी है? अच्छा, इसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको सेल्स टैक्स की रिटर्न दिखाऊं। अच्छा, ये देखें, एक सेल्स टैक्स मैंने सर्विसेज की रिटर्न आपके सामने है। ये चूंकि फाइल हो चुकी है इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकता फाइल कैसे करनी है। ये देखिएगा, जैसे लास्ट रिटर्न आपको नजर आ रही है। क्या कर रहे हैं? चुप कर जाते हैं। शायद डाउनलोड कर ली। ये रिटर्न देखिएगा, फाइल हुई हुई है। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली चीजें हैं, ये इसमें देखिए कुछ एनेक्जर लगे हुए हैं। ये एनेक्जर्स क्या होते हैं? एनेक्जर होता है जो चीज आप फाइल कर रहे हैं, अगर कोई चीज उसके साथ एडिशनल अटैच करनी है, उसको अनेक्स कहते हैं, चीज जुड़ी हुई। इसके जैसे आप सीवी अपना देते हैं, तो आप लिखते हैं कि सीवी के साथ रिकमेंडेशन लेटर है, वो उसको एनेक्जर बोलेंगे। तो मुख्तलिफ है। अच्छा, आप जरा ए बी को देखिएगा। अगर आप सबसे पहले आप क्या करते हैं? परचेज, तो ये एनेक्जर ए है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप? इंपोर्ट कर सकते हैं, या यहां से चीजें खरीदें या बाहर से परचेज, तो वो नेक्स्ट बी है। दूसरा काम क्या करेंगे आप? सेल। तो सेल किस में है? लोकल सेल सी में। और एक्सपोर्ट किस में? डी में। राइट। और अगर गुड्स वापस आ जाए तो हम कहते हैं आई, चीजें वापस आई, तो उसके लिए नेक्स्ट आई है। क्या है नेक्स्ट? आई। हाँ जी। वो यहाँ क्लिक करें ना, चूंकि ये तो पीडीएफ फाइल है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। टाइम मिला तो फिर मैं आपको रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा तो परचेज किस में है? ए में। और इंपोर्ट किस में है? बी में।
सेल किस में है और एक्सपोर्ट डी में। सी से सेल याद रख सकते हैं, सी फॉर सेल, सी फॉर सेल। ठीक है, तो ये परचेज एंड इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट, सेल एंड एक्सपोर्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सिस्टम है आयरस, इसमें सेलर भी हैं और बायर भी हैं, दोनों इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसने इसको कुछ चीज बेची हुई है और उस इनवाइस का नंबर है 123। अब इसने क्या करना है कि इसने अपनी परचेज को जाके क्लिक करना होता है और वो परचेज नजर मैसेज के ना इनबॉक्स में आए होते हैं कि ये लोगों ने आपको चीजें बेची हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उसको क्लिक करते हैं और इनवॉइसेस ऐड हो रही होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले डेटा इसको डालना चाहिए या इसको? शाबाश, पहले सेलर बताएगा सॉफ्टवेयर को और बायर ने सिर्फ टिक करना होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जरा इस मैकेनिज्म को समझें। हमारे पास हमारा टाइम खत्म हो गया 30th of June 24 का। इसके बाद टाइम होता है 15 डेज तक, आपने इंफॉर्मेशन 15th of July तक ना 24 तक आपने ये अपनी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में डालनी होती है, यानी डेबिट क्रेडिट नोट आउटपुट इनपुट सारा। और उसके 3 दिन के अंदर अंदर यानी 18 तारीख तक आपने क्या करना होता है, टैक्स की पेमेंट करनी होती है। ऐसे ही है। लेकिन 10 तारीख तक, 10th तक जो है वो लॉ ये कहता है 10 तारीख तक सेलर को कि तुम अपनी सारी सेल डाल दो, तुम सारी की सारी सेल अपनी 10th या उससे पहले पहले अपनी सेल सारी एंटर कर दो। जब ये एंटर करेगा तो उसके बाद जो बायर्स होते हैं वो इस इन इनवाइस को क्लिक करते हैं। तो बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है। 10 तारीख तक सभी लोग अपना मैसेज भेज दें ताकि वो मैसेज बायर को नजर आना शुरू हो जाए, वो उस मैसेज को पिक करना शुरू कर दे ताकि उनके सॉफ्टवेयर में आ जाए। 15 तारीख तक पूरा पाकिस्तान अपनी सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दे और अगले 3 दिनों तक उसकी पेमेंट कर दे। या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दें, नेशनल बैंक है, बाकी इजी पैसा सबके थ्रू, या दूसरा तरीकेकार क्या है आपका कि आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, चेक इस तरह से दें ताकि 18 तारीख तक वो कैश हो जाए। तो आपको ये याद रहेगा कि नहीं? तो आपने 10 तारीख तक कौन सा लेक्चर देना है? सी। ठीक है, उसके बाद ए और बी। ठीक है, ये अपना नेगेटिव जो है ना बाद में डाल देंगे, इस तरह से रिटर्न ये फाइल कर देंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू FBR। अच्छा, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कि साहब ये बताएं कि क्या अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा तो क्या करूं? तो उसका तरीकेकार क्या है कि आप अपने RTO में जाएं और कमिश्नर को, दा कमिश्नर को जाकर रिटर्न देने के लिए मेरी जमा हो तो वो आपकी बिहाफ के ऊपर आपका डेटा फीड कर देगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, जनरल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 15th of the next month। However, in case where due date is 15th of the month, the tax due shall be deposited by 15 and the return shall be submitted electronically by 18th of the, ये मैं बता चुका हूँ आपको। कहाँ टैक्स जमा करवाना है? नेशनल बैंक में या किसी और जगह जमा करवा सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कैश में की है तो ठीक है, अगर चेक में की है तो जिस दिन वो रियलाइज होगा उस दिन पेमेंट को समझा जाएगा।
अच्छा, इस तरह स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कैजुअली पढ़ के आगे चले जाते हैं, सोचते नहीं है कि यार एग्जाम में मेरे से ये पूछा जा सकता है कि एक शख्स ने 18th को टैक्स चेक जमा करवा दिया बैंक में जाके, तो उसको बताएं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उसको पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उस दिन वो कैश ना हुआ तो उसकी डेट कौन सी समझी जाएगी, नेक्स्ट डे, जो कि उससे एक्सटेंड हो चुकी होगी। ई फाइलिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारा अभी कि ई फाइलिंग आप कैसे करेंगे, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें आप उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसी की एक और चीज जो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी की बात आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये चीज न्यूमेरिकल के लिए नहीं आपने लेनी प्लीज, ये आपने सिर्फ मैं जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी कैसे रिजॉल्व होती है। अज्यूम करें कि वी आर लिविंग इन द मंथ ऑफ मे 20। अरशद ने हामिद को सेल की 100 रुपए की। इनवाइस नंबर थी 1 2 3। एक तो यह है कि दोनों ने इनवाइस शो कर दी, फिर तो डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। हामिद ने क्या किया कि इस महीने अपनी आउटपुट शो की 500 और इसने इनपुट शो की 100। ये इनवाइस पे क्लिक करने गया तो इसको इनवाइस नहीं मिली, इसने मैनुअली फीड कर दी। मैनुअली भी आप फीड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ने फौरन इसको एक अलर्ट भेज दिया कि साहब ये जो 100 रुपए की इनवाइस है वो अरशद ने अभी तक अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं की, मुझे मिल नहीं रही। तुम कह रहे हो मैंने चीजें खरीदी हैं, जो बेचने वाला है वो कह रहा मैंने चीजें बेची नहीं है। मैं तुम्हें प्रोविजनली अलाउ कर रहा हूँ, इट्स ओके, गुड जेस्चर में, कि हो सकता है तुमने परचेज की हो, तुम्हारे पास इनवाइस मौजूद है तो ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में दो काम हो सकते हैं कि अरशद ने ये इनवाइस सॉफ्टवेयर में डाल दी, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको मैच करके कैंसिल कर देगा, आपको कोई नोटिस फर्दर। एक है कि अरशद ने ये इनवाइस सॉफ्टवेयर में अगले महीने में भी नहीं डाली, अब क्या होगा। अगले नेक्स्ट मंथ में लेट्स सपोज के जून में हामिद ने अपना आउटपुट डिक्लेयर किया 600 और इनपुट डिक्लेयर किया इसने 300। इसने कहा सॉफ्टवेयर जी मैंने आपको 300 रुपया देना है, तो सॉफ्टवेयर ने इसमें 100 रुपया और ऐड करके उसने कहा 400 रुपया देना है। ये कहता है ये किस चीज का, कहता है ये वो पिछले महीने का जो मैंने कहा था, अभी तक अरशद ने वो इनवाइस शो नहीं की, तो लिहाजा इस महीने तुम टैक्स जमा करवाओ। ये है प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिपेंसी का, कि इस तरह से सिस्टम डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल में आए आपको कि क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी फाउंड, तो आपने वो इनवाइस निकाल देनी। क्या आपसे अमाउंट के साथ क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी मांगी जा सकती है, यस बिल्कुल मांगी जा सकती है। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर से ये डिटेल मांगी जाती है कि भाई जितनी चीजें तुमने खरीदी और जितनी बनाई हैं उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करो। देखे ना, आप कहते हैं कि मैं एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल के टायर में मैं 50 वायर्स लगाता हूं, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने इस वक्त 5,000 वायर परचेज की हैं, तो कितने टायर बनने चाहिए, 100। ऐसे ही है ना। तो आप अपना इनपुट तो ले लेते हैं 5,000 वायर के ऊपर। आप कहते हैं टायर मैंने सेल किए हैं 30 या 80। वो कहता है ये क्या कह रहे हैं, जो तुमने वायर्स की हैं उसके मुताबिक असम्बली के बाद कितना होना चाहिए, 100 होने चाहिए, बाकी 20 की तरह। इसलिए क्वांटिटेटिव डिटेल्स इनसे मांगी जाती है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके।
एनुअल रिटर्न, क्या मंथली के साथ एनुअल या स्पेशल रिटर्न भी दी जा सकती है? बिल्कुल। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न देनी होती है 30 सितंबर से पहले पहले, या एफबीआर किसी को कह दे वो भी कर सकता है। क्या हम एक्सटेंशन ले सकते हैं? जैसे अभी मैंने केस आपके सामने जनरेट किया कि लास्ट डेट थी और अभी तक उसने पेमेंट नहीं की, तो वो एक्सटेंशन ले सकता था। वो एक्सटेंशन कोई वजह बताता जी मुझे पेमेंट अभी मिली है तो प्लीज मुझे 2 दिन 3 दिन और दे दो। For the purpose of extension of time for filing of return, the registered person is required to file an application to the commissioner and the commissioner, आप देखेंगे हमेशा कमिश्नर को दा लगा हुआ है, may grant an extension of time up to 15 days if he is satisfied कि applicant is unable to furnish the return, उसको कोई उठा के ले गया है, ऐसा हो सकता है। अब क्या क्या वजह हो सकती हैं? इज नॉट इन पाकिस्तान, बीमार है, या कोई और वैलिड रीजन हो, उसकी वजह से उसको टाइम दिया जा सकता है। ये ज्यादा टाइम भी दिया जा सकता है। अच्छा जी, अगर कमिश्नर आपको टाइम की एक्सटेंशन ना दे तो फिर उसके अब्बू के पास जाए, तुम चीफ कमिश्नर के पास, उसे कहेंगे कि मुझे एक्सटेंशन आप, तो चीफ कमिश्नर भी आपको टाइम दे सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, रिवाइज। इसके कुछ पहले क्वेश्चन लिखे आप प्लीज। ये बारहा एग्जाम में आ चुका हुआ है। स्टार्टिंग कुछ चीजें लिखें जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, टाइम। कब तक आप अपनी रिटर्न को रिवाइज रिवाइज समझते हैं? Yes. उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, रिटर्न फाइल हो गई, कब तक रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? राइट। प्री रैंक कंडीशंस क्या है, क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी कि आप रिटर्न को रिवाइज करें? कब तक कर सकते हैं, क्या उसकी कंडीशंस हैं? राइट। और फिर है पेनल्टी, क्या रिटर्न को जब रिवाइज करेंगे तो पेनल्टी पड़ेगी या इस पेनल्टी से बचा जा सकता है? ये सवाल, यही सवाल पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, इनकम टैक्स में भी, सेल टैक्स में भी। जी, तो पहला सवाल ये है कि कब तक रिटर्न रिवाइज की जा सकती है? विद इन 120 डेज। पहला सवाल, 120 दिनों तक। ठीक है। कंडीशन क्या है? कमिश्नर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। नंबर 2, यू वांट टू इंक्रीज योर टैक्स, आप अपने टैक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। कब कमिश्नर की अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड? विद इन 60 डेज। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर, अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको इजाजत देगा रिवाइज कर लें। 60 दिन के बाद आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। देखिए 120 डेज के अंदर तो आप रिवाइज करेंगे ना, पूरा टाइम है। आपको 1 महीने बाद याद आ गया, कर लें रिवाइज, कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर 60 दिन गुजर गए हैं तो फिर कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। चले 60 दिन गुजर गए, 70वें दिन आपको याद आया, आपने एप्लीकेशन डाली कमिश्नर को, कमिश्नर ने उसका जवाब ही नहीं दिया, आपको मुंह ही नहीं लगाया, टाइम खत्म हो गया, फिर भी आप रिवाइज कर लें, वो इनकम टैक्स में पड़ेंगे उसका जाके। ठीक हो गया, ये है। अब चलते हैं पेनल्टी के ऊपर। क्या इस
पेनल्टी से फायदा लिया जा सकता है, बचा जा सकता है, यस, बिफोर द ऑडिट। बिफोर द ऑडिट से पहले पहले आप इस पेनल्टी से बच सकते हैं। खुद रिवाइज करेंगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऑडिट के दौरान उन्होंने आपको पकड़ लिया, आपका ऑडिट स्टार्ट हो गया, ऑडिट समझ ना, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, चेकिंग करना, चेक करना, इंक्वायरी शुरू हो गई। इंक्वायरी और ऑडिट में कुछ फर्क होता है। डायरेक्शनल इंक्वायरी होती है। तो ऑडिट के दौरान अगर आप पकड़े गए तो फिर 25% पेनल्टी आपको लग जाएगी वो उस गलती की। मसलन लाख रुपया अगर है, लाख रुपया तो नहीं होगी, 5,000 रुपया है, ठीक है, तो आपको 1,250 रुपये, 1,250 बनते हैं, 6,000 कर लेना। 6,000 का टोटल पेनल्टी है तो उसका 25% कितना बनेगा, 1,500 रुपया। 1,500 रुपया पेनल्टी पड़ेगी आपको उस गलती की। लेकिन अगर वो चले गए और उसने ऑफिस से जाके शो कॉज, इंग्लिश में तो SHO, शो कॉज, वजह बताओ, तो फिर पूरी पेनल्टी पड़ेगी। अगर उन्होंने नोटिस इशू कर दिया ना कि तुम्हारी ये गलती थी, तो ये अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि आप जो है वो अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है, बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 100% पेनल्टी वेव होगी अगर आप ऑडिट से पहले करेंगे, तो 75% पेनल्टी से बच सकते हैं अगर आप ऑडिट के दौरान रिटर्न रिवाइज करते हैं। सही है। तो इस बात को जरा ध्यान में रखना, ये एग्जाम में बहुत दफा आ चुकी हुई है जी। फाइनल रिटर्न, ठीक है, फाइनल रिटर्न के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये है जी आखिरी आरामगाह हमारी भी। अल्लाह ताला हमारी आखिरी आरामगाह, ये आखिरी आरामगाह तो वैसे लफ्ज गलत है, ये तो नहीं है ना, आखिरी आरामगाह जो है वो जन्नत, ये आखिरी नहीं है। अब तो पेपर आपने दिया हुआ है, ये याद रखें, ये आपने एग्जाम दिया हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया तो फरिश्तों से कहा कि यार मैं एक मखलूक बनाने जा रहा हूँ। ये जो जन्नत है ना, ये जो आपको नजर आ रही है, उस वक्त अजाजील भी था, फरिश्ते भी थे, तो उनको दिखाया, उन्होंने क्या, देवर आस्किंग कि या अल्लाह ये किसके लिए बनाई है, इतनी जबरदस्त चीज बना दी आपने। मैंने कहा एक मखलूक बनाई है, उसको मैंने इधर भेजना है। अच्छा, हमारे लिए? मैंने कहा नहीं, इसको भेजूंगा। तो फिर, लेकिन इसके लिए पहले एक इम्तिहान होगा, यानी जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की लिस्ट आती है कि भी ये लोग जो है पाकिस्तान में ऑडिट कर सकते हैं, इनको इतने पैसे मिलेंगे, लाखों रुपया। अच्छा, इसमें मैं आ सकता हूँ, इस जन्नत में मैं जा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले पेपर देने पड़ेंगे, एग्जाम देने पड़ेंगे, क्लासेस पढ़नी पड़ेगी। जब तुम आ जाओगे फिर तुम्हें यहाँ भेज दिया जाएगा अगर तुम कामयाब हो गए तो ये तो ये क्या है, आखिरी, यानी ये आपका एग्जाम जो आपने दिया था वो आखिरी दिन था एग्जाम देने का, खत्म। अब वो आपका, इसीलिए कहते हैं ना मालिक यौमिद्दीन, दैन कहते हैं लेने देने को, एक्सचेंज। क्या लेके आए, हाँ भाई, आप लाओ क्या लेके आए, वो आपकी सारी फिल्में आपको दिखाई जाएंगी कि लो भाई, ये तुमने काम किए थे इस पूरी जिंदगी में, यहाँ 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 तुमने मुझे सोचा था डील करते हुए, तुम मेरे से डरते रहे, तुम मेरे से सोचते रहे, तकवा था तुम्हारे अंदर, आपकी जिंदगी आपके सामने पेश की जाएगी। ये आपका क्या था, एग्जाम जो आपने दिया हुआ है। उस एग्जाम के बाद आपको दो चीजें दिखाई जा रही होंगी, इस एग्जाम के बाद या इधर जाना है या तुमने उधर जाना है। अगर इस एग्जाम में जो तुम्हें कहा गया था, हदायत भेजी गई थी, कुरान भेजा गया था, रसूल भेजे गए थे, पूरे उतरे हो, चीजें तो नहीं गलत भेज के आए, नहीं जी, आर्टिकल करते थे उनका, खाना तो नहीं गलत खाते रहे, नहीं खाता रहा, जिनकी चीजें तो नहीं उठा के लेके आए, नहीं उठा के लेके आया, राइट, माँ बाप के साथ बदतमीजी तो नहीं की, नहीं की, बीवी के साथ बदतमीजी की, नहीं की, राइट, बहनों को हिस्सा दिया था, दे के आया, मेरी इबादत करते रहे थे, हाँ जी या अल्लाह मैं इबादत करता रहा हूँ, झूठ तो बोल ही नहीं सकता ना वहां कोई, फिल्म सामने होगी।
जी मैं ये भी करता रहा हूँ, ये या अल्लाह मेरे से गलतियां हो गई थी। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलो जरा, छोड़ देते हैं तुम्हें, और भी चलो ये चीजें, ठीक है ओके, ये लो रिजल्ट अपना, दायां हाथ इधर लेके आओ, ये लो। वो दिखाता फिरेगा सबको, ए देखो मैं कामयाब हो गया हूँ। अयाशी, अल्लाह ताला ने कहा कि ईशा तुम राजी है, ये अयाशी अयाशी ये अयाशी है। कोई काम नहीं करना, कोई पेपर नहीं देने, राइट, कोई बच्चों का ख्याल नहीं करना, बस सिर्फ अयाशी है। जो फल खाएंगे उससे बोर नहीं हो, खाने के बाद कोई पोटी पेशाब कोई शिकायत नहीं है, इट्स ओके दैट्स इट, बस खाओगे डकार आया। उन खानों के अंदर वेस्ट है ही नहीं। जरासीम कोई नहीं जन्नत तक जा सकता, तुम्हें जरासीम लगना ही नहीं है, डिटोरिएशन होनी नहीं है जिस्म के अंदर। सिर्फ थिंक, बस सोचो यार अब मैंने वहां जाना है, ओके हो गए, उधर पहुंच गए। फल खाओगे, हर फल खाते खाते उसका टेस्ट चेंज होता जाएगा, कल खाओगे टेस्ट और होगा, बोरियत ही नहीं होगी, राइट। बहन भाइयों से अगर आपके वो भी हैं तो उनसे मिलोगे आप, गर्मी कोई चक्कर नहीं है, ठंड कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप कहोगे या अल्लाह मैं ठंड में कंबल लेके सोना चाहता हूँ, अल्लाह ताला वही कर देंगे। मैं अपना चेहरा ऐसे बनाना चाहता हूँ, वही होगा, थकावट नहीं होगी, जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। जिंदगी कितनी होगी, बिल्कुल एंडलेस, एंड ही नहीं होगी, फिर चलते ही जाओगे। लेकिन वो क्या है कि इस आराम का तक ये हद तक पहुंचते पहुंचते आपने सही पेपर देने, सही काम करना, बदतमीजी नहीं करनी लोगों के साथ। आखिरी आराम का जी, ये जब सेल्स टैक्स से कोई बताने का मकसद ये था कि फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल रिटर्न कब दी जाएगी, जब आप डी रजिस्टर हो, तो फिर आप अपनी फाइनल रिटर्न जमा करवाएंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर से। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट, कितनी रिटर्न अभी हमने पढ़ी है, नॉर्मल, मंथली जिसको कहते हैं, एनुअल रिटर्न, स्पेशल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, फाइनल रिटर्न, ठीक है ना। ये पेपर में आ चुका हुआ है, इसको जरा ध्यान से आपने देखो। अच्छा नेक्स्ट हमारा, अच्छा ये आई कैप की बुक में भी ऐसे मॉड्यूल ही बने हुए हैं इसके। रजिस्ट्रेशन एक मॉड्यूल है, रिटर्न एक मॉड्यूल है, असेसमेंट एक है, और रिकॉर्ड, चार मॉड्यूल है। इन चारों में अक्सर व बेशतर आपको सवाल मिलता नजर आएगा, अक्सर व बेशतर, ठीक है। वो बाज बात क्वेश्चन के दो पार्ट्स बनाता है, ए और बी में, तो इसमें से बनाता है। एक लफ्ज है असेसमेंट और एक है ऑडिट इसमें, और एक है इंस्पेक्शन, ये है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये देखें ये लफ्ज है। तो ये मैंने आपको बताया था कि किसी खास मूवमेंट, किसी खास को टारगेट करके आप जाओगे तो इसको ऑडिट नहीं कहते, ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन अगर एज ओवरऑल जनरल काम करोगे, भाई रूटीन के साथ आप चेकिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट कहते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह असेसमेंट और ऑडिट को मेरा ख्याल है कल हमारा ये शायद कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट मुझे ये, अच्छा जब मैं इसका ओवरव्यू एक दिन का करूंगा, मैं आपको पूरा सेल्स टैक्स आपसे रिवाइज करूँ। हाँ हाँ हाँ, जिसको कहते हैं ना पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, राइट। वो हम पीछे देखेंगे, अभी तक जो ट्रेवल किया है वो कैसा था। जैसे घर आके आप तस्वीरें नहीं अपनी दोबारा देखते, वो ये देखो मैं पहाड़ पे खड़ा था, वो ये देखो, ये देखो। आपको याद है पहले ये कैमरे ये नहीं होते थे, पहले वो एक नेगेटिव पॉजिटिव होते थे। वो कोडिक का या कोनिका का आता था, उसमें एक फिल्म डलती थी, उसमें ऑप्शन ही नहीं होती देखने वाली मैं कैसा नजर आ रहा, 100 उसमें पिक्चर होती थी, और हमने बस उसको डेवलप बाद में करवाना होता था।
ठीक है। तो हमने उसमें करना क्या होता था, उसको करते थे, फिर इतना शौक होता था, 2-3 दिन का टाइम मिलता था, फिल्में डेवलप होके वो आती थी, बड़े पैसे लगते थे उसमें, और हमने आना और देखनी कि यार मैं कैसा उस वक्त लग रहा था, मैं कैसा, चीजें चल रही थी, अभी तक भी वो पुरानी जो है ना वो होती थी। तो वो अब हम जितना ट्रेवल किया है ना, हम अपनी अब तस्वीरें देखेंगे, वहां से ही आप एंजॉय करेंगे। आई गारंटेड यू, आई गारंटेड यू। और अगर आपने एंजॉय ना किया, तो आपने अल्लाह से माफी मांगनी है कि या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, पेपर की जहन्नम से बचा। मैं आज भी इंजॉय, कोई कमी कोताही रह भी गई है तो आपको समझ आ जाएगी। तो हम कहेंगे सेल्स टैक्स इन 1 डे, टोटल सेल्स टैक्स 1 डे में हम उसको वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप चले जाएं प्लीज। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।